हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स का। जैसे कि कई बच्चे इस बार एग्जाम को लेके बहुत परेशान थे कि सर इकोनॉमिक्स में क्या करें क्या ना करें। तो देखिए, हम लोग का जो लेक्चर है वो स्टार्टिंग फेज में बहुत अच्छा है, जो हम आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस हमने स्टार्ट कर रखे हैं। ऑफलाइन तो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, लेकिन कई बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे सर कि रिवीजन और रिकैप के लिए ऑनलाइन एक स्टार्ट कर दिया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, उसके लिए भी हम प्रावधान करते हैं। तो हम लोग डिटेल में समझेंगे एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स है इसका मतलब क्या होता है और इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा अगर आप अपने इर्द गिर्द अगर नोटिस करोगे ना, तो आप देखिए आज की डेट में हर व्यक्ति कोई ना कोई क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है, ठीक है, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा है, ऑटो चलाने वाला ऑटो चला रहा है। एज ए टीचर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, डॉक्टर लोगों का इलाज कर रहा है। तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों क्या पढ़ रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने को मेजर कैसे करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअल में ये एक्टिविटी परफॉर्म क्यों हो रही है। आज इकोनॉमिक्स के बारे में अगर हम लोग डिटेल एनालिसिस बच्चों करते हैं तो उसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है ये काम कैसे करता है। फिर हम डिटेल में आपको समझाते हैं एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या चीज। देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द कुछ रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिसको हम बेस बना के क्या करते हैं, आज की डेट में उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, आज हमारे पास सपोज करिए 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए के अंदर ही तो हम क्या करेंगे, खर्चे करेंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या, लेकिन आप कभी ध्यान से सोचिए कि हमारे पास जो भी पैसे मौजूद है, किसी इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसकी इच्छा होती है हम बढ़िया एजुकेशन ले लें। जब उसका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको फ्यूचर की चिंता होती है कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। जॉब मिल जाती है तो सोचता है बढ़िया एक सुंदर सुशील कन्या मिल जाए, उससे शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है सोचता है उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हो जाए, वो भी हो जाते हैं। फिर उसकी टेंशन होती है कि भैया ये आगे चल के पढ़ लिख जाए। जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो फिर उनको लगता है कि आगे चल के इनकी शादी हो जाए। जब उनकी शादी हो जाए तो देखते हैं कि एक नाती पोता हो जाए। तो कहने का मतलब ये है, इंसान की इच्छाएं जो होती हैं कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन आप अगर इस पूरी प्रक्रिया में जो आपको मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए तो उसमें एग्जांपल देने का मतलब ये था कि समय तो आपके पास क्या है, निश्चित है। आपकी उम्र एक ऐसे समय पे, एक ऐसे पड़ाव पे आएगी जब वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। सेम वैसी ही कंडीशन में अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि आज की डेट में एक इंसान के पास जितनी मात्रा में पैसा होता है, इंसान उसी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है। यानी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। यानी कि एक इंसान जब अपनी लाइफ में जी रहा होता है ना, तो वो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं। जैसे छोटा एग्जांपल, अब आपकी अभी आप तैयारी कर रहे हो तो आप सोच रहे होगे कि मैं पढ़ते पढ़ते ना सीए भी निकालूं, सीएस भी निकालूं, आईसीडब्ल्यूए निकाल लूं, ठीक है, सीएफए निकाल लूं, कैट से एमबीए कर लूं, मैथ से एमबीए कर लूं, नॉर्मल एमबीए कर लूं, ठीक है, कंप्यूटर में ये हो जाए वो हो जाए। तो यानी आप अपनी लाइफ को लेके क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा सीरियस हो। यानी आप अपनी लाइफ में किसी भी अपनी जो पढ़ाई है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हो कि हमारा एक फ्यूचर एक जगह पे जाके क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों हम यहां पे समझेंगे कि इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द ऑप्टिमम एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है बांटना। किसको हम बांटेंगे, रिसोर्सेज को बांटेंगे। जैसे आप 24 घंटे आपके पास होते हैं, 24 आवर्स, तो उसमें आप स्लॉट बना लेते हो कि कितने टाइम पे हमें क्या क्या काम करना है, ठीक। सेम कंडीशन में अगर हम देखते हो, और ऐसा क्यों आप करते हो, ताकि आप टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको। ऐसी सेम केस में अगर हम बात करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम कितना यूटिलाइजेशन कर ले जाते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। तो अगर हम रिसोर्सेज के बारे में बात करें कि ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको इकोनॉमिक्स में हम यूटिलाइज करेंगे, अब आपको समझना क्या है। जैसे लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल, ये ऐसे है ना रिसोर्सेज जो प्रैक्टिकली लाइफ में देखा जाए इंसान कहीं ना कहीं इसका यूज करता है, ठीक है। लेबर का मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी एक तरीके से मेहनत है, ठीक। कोई इंसान काम शुरू करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ फंड की जरूरत होती है, यानी कैपिटल, ठीक। आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो इन सबका जो एनालिसिस है वो है ना कहलाता है आपका
इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा टर्म है जो इन सबकी स्टडी करता है। क्या करता है दोस्तों? स्टडी करता है। और स्टडी के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये अगर हम छोटे बच्चों के विषय एक डिफिनेशन को क्रिएट करते हैं, तो अगर आप देखोगे ये सोशल साइंस, आप क्लास 10 तक पढ़े होंगे कि सोशल साइंस के अंदर ही इकोनॉमिक्स आता था, लेकिन अब आप इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये एक समाज को समझने का एक तरीका है कि समाज एक्चुअल में है कैसे, यानी कि लोग कैसे बने, कैसे सारी चीजें हुए, उसी को क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है, यानी डिस्क्रिप्शन देता है, साथ साथ एनालिसिस करता है किस चीज का, प्रोडक्शन कितना होना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, साथ ही साथ कंजम्पशन। ये 3 की टर्म आपको ध्यान रखना है किसी भी चीज का दोस्तों। आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। आप सपोज करिए कि मैं टीचिंग हूं, मैं अपनी टीचिंग को क्या कर रहा हूं, यहां पे प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं? टीचिंग का मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं। फिर लोगों तक मेरी पढ़ाई कैसे पहुंचेगी, मेरी बात समझ में आए, लोगों तक मेरी जो पढ़ाई पहुंच रही है, ये कहला रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। और हम लोगों तक जब पढ़ाई कराते हैं तो लोग, कुछ लोग बच्चे हमारे ऑनलाइन भी मेरे से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो ये मेरी सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। यानी यहाँ पे मैं प्रोडक्शन किस चीज का कर रहा हूं, सर्विसेज का कर रहा हूं। किस चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, सर्विसेज का कर रहा हूं। और ये जो सर्विसेज का प्रोडक्शन है, मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों, सर्विस का जो प्रोडक्शन है बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। और ये तो मैं सर्विस कर रहा हूं, ऐसे कई सारे लोग हैं जो गुड्स, जैसे बिस्किट बनाने की फैक्ट्री हो गई, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी है, बिरला सीमेंट का नाम सुना होगा। हर व्यक्ति कोई ना कोई इन्हीं दोनों का ये क्या कर रहा है, या तो आप गुड्स का प्रोडक्शन करोगे या तो सर्विसेज का करोगे। इन दोनों का जो प्रोडक्शन है, इसका हम जब डिटेल एनालिसिस करते हैं, वही क्या कहलाता है दोस्तों, इकोनॉमिक्स कहलाता है। यानी लोगों की विचारधारा, यानी लोगों की आइडियोलॉजी को समझना यहाँ पे इकोनॉमिक्स कहलाता है। मेरी बात दोस्तों समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को डिटेल एनालिसिस, एक्चुअल में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे। देखिए, अगर आपके सामने 10 लोग खड़े हुए हैं, अगर हर 10 बंदे की जो इच्छा होती है वो अलग अलग हो। सो एग्जाम्पल देता हूं, सपोज करिए जब 10 लोग बैठे हुए, किसी का मैं भाई हो सकता हूं, किसी का बंधु हो सकता हूं, किसी का दोस्त हो सकता हूं, किसी का टीचर हो सकता हूं। मेरी बात समझ में आ गई। तो यानी हर व्यक्ति के पास एक अलग अलग लेवल में सोचने की इच्छाएं होती है। तो यहां पे जो टर्म आता है, सपोज करिए, अब रिसोर्सेज के बेस में आपको समझाता हूं। सपोज करिए मेरे पास 500 रुपए है, मैं किसी शॉपिंग स्टोर पे गया, या सपोज करिए मॉल पे गया, तो वहां पे अगर मेरे पास 500 रुपए है, इस 500 रुपए में मैं देखता हूं कि मेरे लिए बेस्ट कौन सी चीज है जिसको मैं खरीद सकता हूं। अब ऐसा तो नहीं 500 रुपए में पूरा मॉल खरीद लूंगा। तो मेरे पास एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं चॉइस। भाई मेरे पास रिसोर्स क्या है दोस्तों, लिमिटेड है, मैंने शुरू में ही समझाया। और इस लिमिटेड रिसोर्सेस को हम कैसे है ना चुनते हैं, यानी कि हम किसी इंडिविजुअल का एनालिसिस कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं, या गवर्नमेंट का कर रहे हैं, या किसी देश का कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पे इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है कि एक प्राइमरी कंसर्न हो रहा है कि इंसान चॉइस क्या कर रहा है। चॉइस तो आप देखिए जीवन में सबके पास चॉइस है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपका नेशन हो। आप देखिए चॉइस हर जगह है। इसीलिए, और चॉइस शब्द क्यों आया, इस शब्द का आने का मेन रीजन क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि इंसान का चाहे वो जीवन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर जगह एक शब्द आ जाता है लिमिटेड। और लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से शब्द जनरेट हुआ चॉइस। और इस चॉइस को हम डिटेल एनालिसिस करने के लिए क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। इसलिए कह रहे हैं बच्चा देखो, इकोनॉमिक्स लर्न करने वाला सब्जेक्ट नहीं, इकोनॉमिक्स को समझना है। और जितने कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स के साथ जीना सीखिए। और जब आप इकोनॉमिक्स के साथ जीना दोस्तों सीख जाएंगे ना, तो चीजें और बेहतर तरीके से क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इकोनॉमिक्स क्या है, हैज ए ramifications on a wide range of the other field। अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात के देखते हैं, पॉलिटिक्स भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के बेस में भी दे सकते हैं, और बिजनेस एंड लॉ के बेस में भी इसको हम देख सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा टर्म है जिसको हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। और इस पूरे टॉपिक में हम सिर्फ ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स को पढ़ क्यों रहे हैं, उसका बेसिक रीजन क्या है। मेरी बात समझ में आ गई। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा टर्म है जिसमें हम लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। और जैसे भी मैंने आपको समझाया था कि इंडिविजुअल्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, नेशंस हो गया,
अब यहां भी क्या करते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, एक तरीके से सेग्रीगेट कर लेंगे। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना, यानी जैसे आप घर में देखोगे मम्मी लोग क्या करते हैं कि मसालों के अलग अलग डिब्बे बना लेते हैं, जैसे हल्दी पाउडर के लिए अलग है, धनिया पाउडर के लिए अलग है, सबके एक डिब्बे बन जाते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। माइक्रो के केस में हम दोस्तों ये देखते हैं कि कौन इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है दोस्त, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है। कोई भी जब सिंगल एनालिसिस कहलाता है तो वहां पे शब्द आता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। वहीं जब हम डिटेल, यानी देश में कितने स्कूल हैं, कितनी सरकारें काम कर रही हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो ये एक बहुत बड़ा टर्म है, तो यहां पे एक शब्द आएगा माइक्रो। इकोनॉमिक्स तो कॉमन टर्म है, जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, तो माइक्रो और मैक्रो जो है वो इकोनॉमिक्स के ही दो पार्ट हैं। यानी जब सिंगल एनालिसिस हो तो माइक्रो, डिटेल एनालिसिस यानी होल एनालिसिस हो तो मैक्रो। तो इकोनॉमिक्स जो बेसिकली फोकस करता है दोस्तों, वो फोकस करता है कि एफिशिएंसी क्या है। अब किस चीज की एफिशिएंसी, मैंने बताया था या तो आप गुड्स का प्रोडक्शन करोगे या तो आप सर्विसेज का करोगे। तो जब गुड या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो तो वहां पे हम उसकी एफिशिएंसी देखते हैं कि कितनी बेहतर एफिशिएंसी है, और उसी के बेस में हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि एक्चुअल में हम लोग इकोनॉमिक्स को मेजर कैसे पता चलेगा एफिशिएंसी कितनी हुई, यानी कितनी बेहतर हुई। जैसे छोटा एग्जांपल, एक बच्चा जब पढ़ाई करता है तो ये देखते हैं कि उसने अगर 2 महीने 3 महीने पढ़ाई की तो उसका पीरियोडिक एग्जाम होता है जिसमें चेक किया जाता है बच्चा 40 में 30 मार्क्स लेके आया, यानी पता चलता है कि बच्चे की स्थिति क्या है, यानी एफिशिएंसी क्या है। अगर 40 में 40 आ रहा तो बच्चे की एफिशिएंसी अच्छी है, 40 में 35 आ रहे हैं बच्चे की एफिशिएंसी थोड़ा सा कम है, 40 में अगर 13 नंबर आ रहा है तो इसका मतलब एफिशिएंसी कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप यहां पे समझिए कि 40 में जो आपने आउट ऑफ स्कोर किया वो आपकी एफिशिएंसी बताता है। सेम केस में हम क्या करते हैं, जब देश के बारे में बात की जाती है तो यहां पे एफिशिएंसी हम मेजर करते हैं जीडीपी के बेस में, और दूसरा सीपीआई के बेस पे। ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे इंडिकेटर हैं जिसके बेस में हम ये बता सकते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को मेजर कैसे किया जाता है। क्या बताया मैंने, एक्चुअल में इसको हम मेजर करते कैसे हैं। तो चीजों को आपको समझना है, रटना है बिल्कुल नहीं मानना। अगर रटोगे दोस्तों वो चीजें थोड़ा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम चीजों को थोड़ा सा समझते हैं कि एक मिनट में, जैसे आपने बताया कि हर इंसान, जैसे छोटा एग्जांपल है, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया 40 में कोई 35 पा रहा, कोई 40 पा रहा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 40 में 40 लाने की इच्छा ना करती हो। सभी की करती है भाई कि 40 में 40 आ जाए, 40 में 40 आ जाए, लेकिन किसी की 40 में 30 आ रहे हैं, किसी की 40 में 35 आ रहे हैं। तो इंसान क्या करता है, रिसोर्सेस का फुल्ली यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है। मैंने बताया था ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मेरी बात। लेकिन उसको सही ट्रैक नहीं पता होता है, जिस वजह से वो यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। अब देखो इकोनॉमिक्स में अगर बेसिकली टर्मिनोलॉजी को देखा जाए ना, इच्छाएं तो यार अनंत हैं। इच्छाएं क्या है, अनंत है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि हम लोग जब बड़े होंगे तो हम लोग पढ़ाई के और फ्यूचर का टेंशन होता है, जब जॉब लग जाती है तो शादी की टेंशन होती है, शादी हो जाती है तो बच्चों की टेंशन होती है, और जब बच्चे भी गलती से हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाई की टेंशन हो जाती है, और जब बेचारे पढ़ लिख जाते हैं तो उनकी शादी की टेंशन हो जाती है, और जब उनकी शादी की टेंशन हो जाती है तो उनके भी लल्ले हो जाते हैं, जब उनके भी लल्ले हो जाते हैं तो उनकी, तो टेंशन तो यार एक ऐसी चीज है लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगी। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे जो ह्यूमंस है, इसकी जो वांट्स हैं, वांट्स यहां पे मैंने टाइम को लेके बताया था दोस्तों, ये क्या है, अनलिमिटेड है। लेकिन उसका जो जीवन का चक्र है, यानी जो लाइफ स्पैन है, वो क्या है बेटा, वो फिक्स है। कि भैया फिक्स का मतलब कोई 70 साल जी रहा, कोई 80 साल, किसी किस्मत अच्छी तो 90 जी लेता है, ठीक है। बॉर्नवीटा पी के ज्यादा ताकतवर आ गई थी तो आगे चल के च्यवनप्राश खाए और पहले बॉर्नवीटा पिया, तो इसके वजह से शायद ज्यादा जी ले गए। लेकिन आपको चीजें समझनी है दोस्तों, यानी यहां पे क्या इच्छाएं क्या है, अनंत है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो चीजों को आपको समझना है, यानी कि मींस क्या है, इकोनॉमिक्स एनालाइजेस, ठीक है, हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। जो हमारे बीच में एक्सपर्ट है, जो इकोनॉमिस्ट है, वो एक्चुअल में बताते हैं कि हमको प्रोडक्शन करना कैसे है।
मेरी बात समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप लोगों को चैनलाइज करोगे, सपोज करिए मैं दोस्तों पढ़ा रहा हूं, अगर मैं अपनी सर्विस को जितने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर ले जाऊंगा, लोग उतने ही बच्चे मेरे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी कि मैंने चैनलाइजेशन बहुत अच्छा कर दिया, यानी कि मैंने अपनी सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट बहुत अच्छे से किया, तो लोग उसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यानी कि कंजम्पशन कर रहे हैं। आप मेरे को देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, तो ये क्या है, कंजम्पशन है। क्या है दोस्तों, कंजम्पशन है। तो कंजम्पशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया, ये प्रोडक्शन है यानी सर्विसेज है। उसके बाद आप मेरे पढ़ाई को मैंने लोगों दी, जैसे मैंने वीडियो बनाया, तो वीडियो के माध्यम से यानी मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं। एक चैनल मैंने क्रिएट कर दिया, यानी कि मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, अब ऑफलाइन भी बच्चे आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो, तो ये एक दूसरा मोड है। उसके बाद आप दोनों लोग क्या कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो। सर्विस का क्या है, कंजम्पशन हो रहा है। तो यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स जो है उसको हम लोग अनलिमिटेड रिसोर्सेज को, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स के बीच में कैसे एलोकेट करते हैं। यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। तो हम रिसोर्सेज जो लिमिटेड है इनको किस तरीके से एलोकेट करते हैं। तो अब ये चीज समझ में आ गया। अब हम एक टर्म समझेंगे जो कि अभी मैंने शुरू में बताया, एक माइक्रो है, दूसरा मैक्रो है। तो जो माइक्रो है ये बेसिकली फोकस करता है, मैंने शुरू में बताया, इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को। अब इंडिविजुअल बिजनेस भी होंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अभी पढ़े ही होंगे। बेसिकली 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओ जरा कितने होते हैं। ठीक है, मतलब कितने तो मैंने बता दिया, नेम आपको बताने। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, माइक्रो इंडिविजुअल है और मैक्रो जो होता है होल होता है। यानी होल का मतलब है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब जैसे यहाँ पे हम डिमांड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई है तो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई हो गया। तो यानी कि चीजों को समझना है। जब होल एनालिसिस किया जा रहा है दोस्तों, क्या किया जा रहा है, होल एनालिसिस किया जा रहा है, तो वहां पे एक टर्म आ जाता है मैक्रो। और जब इंडिविजुअल एनालिसिस किया जा रहा है तो वहां एक टर्म आ जाता है माइक्रो। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए डिफरेंट लोग अलग अलग तरीके से, आपने कहावत सुनी होगी ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसा कॉन्सेप्ट कहा था एडम स्मिथ ने। इन्होंने बताया जिंदगी में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बात समझ में। और इन्होंने अपनी बेस पे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। और आपको पता है एडम स्मिथ ने वेल्थ की डिफिनेशन दी है, मेरी बात। और इन्होंने एक बुक भी लिखी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने बताया कि एक्चुअल में पैसा किस तरीके से इंपॉर्टेंट है किसी देश की एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। मेरी बात दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इकोनॉमिक्स वाज द 8th सेंचुरी बीसी, ग्रीक फार्मर एंड पोएट। ठीक है, हिजोइड। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, हु रोट द लेबर मटेरियल। अब यहाँ पे शब्द आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अलग अलग ब्रिटिश और इंग्लिश का एक अलग केस है। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी एक्चुअल में कि एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके बेस पे इन्होंने इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कंसीडर किया जाता है। अब इसी में थोड़ा सा हम और डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो सिंगल यूनिट को एनालिसिस करता है। किसको, सिंगल यूनिट्स को। अब जब सिंगल यूनिट्स को एनालिसिस करेगा तो इसमें हम लोग ये देखेंगे एक्चुअल में चीजें आई कहां से। जैसे अभी मैंने शुरू से बताया कि अगर एक सिंगल व्यक्ति है तो वो फोकस करता है कि प्राइस में क्या चेंज हुआ है। जब प्राइस में चेंज होता है तो आपको पता चलता है कि डिमांड्स में भी चेंज होता है। तो लिखा है व्हाई दे डिमांड एंड व्हाट दे डू। ठीक है, एट द पर्टिकुलर प्राइस लेवल। जब भी प्राइस में चेंज होता है तो आप देखिए अभी टमाटर क्या हुआ, 20 रुपए में तो आदमी 1 किलो खरीद लिया। टमाटर 50 रुपए का हुआ तो आदमी ने आधा किलो खरीद लिया। टमाटर 200 रुपए में हुआ तो आदमी ने 250 ग्राम खरीद लिया। तो आप यहाँ पे देखोगे जब हम इंडिविजुअल एनालिसिस कर रहे हैं तो इंसान की सोच कैसे चेंज होती है और इंसान उसी पैसे में मैक्सिमम या कह सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो गुड्स की वैल्यूज को कंसीडर करता है, साथ ही साथ वो फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, उसी के हिसाब से अपने वर्क को क्या करता है, आसान बनाता है। और हमारे जो एक्सपर्ट है वो इकोनॉमिक्स को इसीलिए डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं ताकि एक्चुअल में आपको बताया जा सके इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का यूज करता है। अगर आप डिटेल एनालिसिस करोगे तो इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है दोस्तों।
ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, विद इन द डायनेमिक्स एंड सप्लाई ऑफ डिमांड, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड एंड सर्विसेज, हाउ लेबर इज डिवाइडेड एंड एलोकेटेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। आज हमारे जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। तो लैंड, कैपिटल, ठीक है, तो लैंड और कैपिटल जो शब्द आ रहा है इसको आपको समझना है। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, तो यानी कि यहाँ जो शब्द आ रहे हैं इसको एनालिसिस किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कितनी मात्रा में कितना एलोकेट किया गया और उसी हिसाब से बिजनेस कितने हद तक आगे बढ़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये पूरा एनालिसिस किसके अंतर्गत आ रहा है? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ रहा है। और इकोनॉमिक्स कैसी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करेंगे मैक्रो। देखिए मैक्रो शब्द से ही पता चल रहा, होल। माइक्रो शब्द किसको बताता है? होल को बताता है, यानी कि एक संपूर्ण यूनिट क्या है, किसी देश के अंदर क्या काम हो रहा है वो मैक्रो बताता है। मैक्रो का मतलब ही होल शब्द से आ रहा है, यानी कि प्राइमरी फोकस करता है रिकरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स को, कि एक साइकिल की ग्रोथ हो कैसे रही है। मेरी वही बात समझे, जैसे अभी मैंने जीडीपी के बारे में बता गया, तो जीडीपी देश के बारे में बता रहा है कि देश के अंदर डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, किसी देश की जो ग्रोथ होती है वो मेजर किया जाता है जीडीपी। और दूसरा मैंने क्या बताया था? सीपीआई। तो ये बहुत बड़े टर्म है जिसको हम लोग क्या करते हैं? जीडीपी के थ्रू एनालिसिस करते हो। जीडीपी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एनालिसिस किया जाता है, जिसका फायदा हमारे देश की सरकार को भी मिलता है। मेरी बात समझ गए? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत बहुत बड़े टर्म होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे फॉरेन ट्रेड हो गया, गवर्नमेंट एंड फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हो गए। अभी ये पूरा चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ोगे। ये क्लास 12 का पार्ट है और क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आप कवर करोगे। तो ये आपको खाली नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं, ये सारे टॉपिक इसमें कवर करने को मिलते हैं। साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ टोटल प्रोडक्शन आउटपुट, बिजनेस साइकिल्स दैट रिजल्ट इन एक्सपेंशन, बूम, रिसेशन और डिप्रेशन। ये इकोनॉमी के अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे इकोनॉमी कब बूस्ट कर रही है, कब इकोनॉमी डाउनफॉल में आ रही, कब इकोनॉमी एकदम पैरेललाइजेशन पे जा रही। तो ऐसे जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में यहां जिक्र किया गया और ये सारा पार्ट आपके किसके अंतर्गत कवर करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और अगर लास्ट एनालिसिस देखा जाए, इसी के बेस पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसी के बेस में किसी भी देश की एक रूपरेखा तैयार होती है, यानी एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी सिर्फ हम ये टॉपिक कवर करेंगे एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या था, और इकोनॉमिक्स के दो फेज हमने समझ लिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो क्या है। देखिए माइक्रो छोटा है इसलिए वो प्राइस थ्योरी को कवर करता है, वही मैक्रो शब्द बड़ा है, इसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कवर होती है। माइक्रो जनरेट करता है इंडिविजुअल एनालिसिस को और मैक्रो जनरेट करता है होल यूनिट को। आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।